भारतीय पिछड़ा सूचित संगठन के तत्वावधान में आज जो मुझे कुछ चर्चा करने का मौका मिला है, इस अवसर पर उसके अध्यक्ष मान्यवर माचनवार साहब, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य डॉक्टर मनराज शास्त्री जी, श्री जुनेद आलम एवं अन्य साथियों को मैं अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने आज मुझे इस विषय पर चर्चा के लिए मौका दिया। मैं इन सारे साथियों को एक साथ एक मुश्त अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर एक बात मैं कहने के पहले मेरे जेहन में है, हमारे पूर्व साथी माननीय राम अवधेश सिंह जो सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उनका निधन 3-4 दिन पहले हुआ। जो सामाजिक एवं समाजवादी आंदोलन के सिपाही थे, साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रहे हैं, मंडल कमीशन आरक्षण के सवालों पर बराबर जूझते रहे और आज हमारे बीच में नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके बाद आज के इस चर्चा में मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जिन साथियों तक पहुंच रही है, जो साथी इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं और उन लोगों का भी अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज जिस विषय पर मुझे कुछ चर्चा करनी है और कहना है, उसमें वर्तमान देश की स्थिति, राजनीतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो और पिछड़े शोषितों दलितों की जो स्थिति है, उस स्थिति पर चर्चा करते हुए समाधान या इस दिशा में हमें क्या करना चाहिए, इन बिंदुओं पर मैं संक्षेप में कुछ बात करूंगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे विषय हैं। सारे विषयों पर अगर ज्यादा मंथन किया जाए और बहस किया जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इसलिए मैं संक्षेप में एक रेखा चित्र की तरह, एक संदेश की तरह, एक हिंट जिसे कहिए की तरह देने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को समेटते हुए जो हमारे मन में सवाल उठते हैं, जिसका हम जवाब चाहते हैं, वह आपके सामने मैं रख सकूं। वर्तमान में देश की जो स्थिति है, मैं समझता हूं और आप भी समझते होंगे कि हम एक विषम स्थिति से गुजर रहे हैं। विषम स्थिति एक मामले में नहीं, कई एक मामलों में इस देश की नीतियां ही ऐसी चली हैं शुरू से लेकर के अब तक, जहां पर समाज के वंचित वर्गों का, शोषित लोगों का, पिछड़े लोगों का जहां भी हित की बात आती है या हित की बातें की जाती है, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है और उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पाती। हम मौलिक रूप से अगर समाज को कई हिस्सों में बांटे तो बहुत हिस्से हो सकते हैं, लेकिन मौलिक रूप से बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं और जहां तक मेरी समझ है कि 3 मुख्य बिंदु हैं। एक है आर्थिक बिंदु, आर्थिक धुरी जिसे आर्थिक केंद्र कह सकते हैं। दूसरा है सामाजिक धुरी, जो सामाजिक केंद्र कह सकते हैं। और तीसरा
धुरी नहीं है, उसे धुरी बनाने का काम किया जा रहा है, वह है धर्म की धुरी। हमारे जैसे देश में भारतीय जहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म की धुरी बनाना और धर्म की धुरी के आधार पर समाज को बांटना और इसके आधार पर लोगों के बीच में मतभेद पैदा करना, ये किसी के नफे नुकसान की बात हो सकती है। ये अपने नफे नुकसान के लिए इस तरह की बात करते हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में और देश की जो धर्मनिरपेक्ष यह धुरी निरर्थक है, इस पर बहस ही बेकार है। जो एक धुरी आर्थिक धुरी बनती है, और यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था में और जिस तरह की व्यवस्था स्थापित की गई उसमें आप भी जानते हैं और अर्थशास्त्र में भी है कि उत्पादन के 3 प्रमुख साधन हैं, जिसमें भूमि है, श्रम है और पूंजी है। लेकिन एक व्यवस्था है कि भूमि पूंजी पतियों के हाथ में रही, बंटवारा उसका निराकरण नहीं हो सका, पूंजी इकट्ठी होती गई और श्रम जो जीवित है, मानवीय संबंध, मानव उससे जुटा हुआ है, जो खून और पसीना बहाता है, वह उपेक्षित रहा। पूंजी ऊपर रही, श्रम उपेक्षित रहा। ये उल्टी व्यवस्था है और उसी उल्टी व्यवस्था में स्थितियां जो बनती हैं कि श्रम की मर्यादा को ऊपर होना चाहिए, लेकिन श्रम सबसे नीचे रहा और श्रम और श्रमिक शोषित की भूमिका में इस नीति व्यवस्था में जीते रहे और जी भी रहे। तो ये एक हमारा आर्थिक ढांचा है जिस तरह से खड़ा है। और सही कहिए तो इस ढांचे में देखिए, आपको मैं एक उदाहरण दूं, आप भी सोच सकते हैं कि एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी जिस पर लिखा रहता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, वह मालदार बन जाती है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर जाती है। शराब जो पीने में हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वह बनाने वाली कंपनी मालेदार बन जाती है। तो इस स्थिति में जो किसान और श्रमिक है, और किसान जो दिन रात मेहनत करके अन्न उत्पन्न करता है, जीवन दाता जिसको कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, वह भूख का शिकार होकर के आत्महत्या करता है। जो जीवन को कहते हैं कि खतरनाक है, उसका उत्पादन करने वाला पूंजीपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, और जो जीवन देने वाला भूख से आत्महत्या करे, इसमें हमारा और व्यक्ति का दोष कहाँ आता है? ये तो नीतियों का दोष है। और जिस नीतियों ने आर्थिक व्यवस्था को इस तरह से ढांचा उल्टा खड़ा किया है कि यह ढांचा शीर्षासन कर रहा है। ठीक दूसरी तरफ हमारे पास सामाजिक व्यवस्था है, और मैं तो समझता हूं कि सामाजिक व्यवस्था भी उसी तरह से उल्टी ढांचा पर खड़ा है, ठीक उसी तरह से उल्टी ढांचा पर खड़ा है, जिसे हम कहते हैं कि वह ऊपर का वर्ग है, ऊपर का क्लास है, अपर क्लास है, और उस जातियों के बंटवारे में जो नीचे है, तो उसमें कहते हैं कि स्थिति क्या है? आप सोचिए, एक मेस्टर जो गंदगी साफ करता है, मैला साफ करता है, वो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, और जो गंदगी बनाता है वह अपर समाज के उच्च पायदान पर खड़ा है। जो सेवक की भूमिका में है वह गुलाम है, जो सेवा लेता है वह मालिक है। तो सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक संरचना में, जातीय संरचना में जिन जातियों को अपर और बैकवर्ड और पिछला निचला बनाया गया, एक व्यवस्था ही ऐसी खड़ी की गई कि ये बराबर शिकार रहें, शोषित रहें, गुलाम की भूमिका में रहें, और समाज में प्रतिष्ठा भी इन्हें नहीं दी जाए, बल्कि समाज में भी उपेक्षित रहें।
ये सवाल है उल्टी व्यवस्था का। और इस उल्टी व्यवस्था के विरुद्ध में संघर्ष होते रहे, संघर्ष चलते रहे, लोग भी आवाज उठाते रहे, लेखनी भी अपनी जगह जो लिखते हैं लिखते रहे, चलता रहा है। कुछ प्रगतियां भी हुई है, लेकिन जो स्थिति बनती है इस व्यवस्था को उलटने का या सीधा करने का, वह काम अब तक इस देश में नहीं हो पाया। तो इस धुरी में जो स्थिति बनती है इस संरचना में, तो जो हम देख रहे हैं कि किस तरह की धुरी है। अब आपको एक बात मैं बताऊं, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं और माना भी जाता है कि जब तक इन वंचित वर्गों का, जिसको हम पिछड़ा कहते हैं, जिसको हम आदिवासी हरिजन कहते हैं, जिनको कहते हैं कि शोषित है, अगर राजनीति पर कब्जा नहीं होगा, सत्ता पर इसके हिस्सेदारी नहीं होगी, सत्ता इसके पास नहीं आएगी, तब तक से यह व्यवस्था पलटने वाली नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन में सत्ता सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि सत्ता में ही शक्ति केंद्रित होती है। और ऐसे लोग जो यथा स्थितिवाद के पोषक हैं, वे कभी नहीं चाहते कि इस तरह की स्थितियां बने, और इसलिए वह बराबर इस तरह के जाल, मकर जाल की रचना करते हैं कि उसका शिकार आप बराबर होते रहें और होते रहे भी। हमको याद है राजनीति की बात और पुराने की बात में संख्या कितनी है। 1931 में जनगणना हुई, जिसमें ओबीसी 52-53% है, बाकी और छोटे लोग मिलाकर के 80% के हिसाब से हो जाएंगे। और जिस देश की 80% आबादी पिछड़े शोषितों की रही हो, राजनीति में और लोकतंत्र में उसकी हैसियत अगर नहीं बदल पाती, तो फिर किस तंत्र में बदलेगी, किस तंत्र में बदलेगी? एक सवाल हमारे सामने खड़ा है और सबके सामने भी खड़ा है। पहले स्थिति ये भी थी कि ये लोग इतने दबे कुचले थे, मानसिक रूप से भी इतने कमजोर थे कि इस बात का साहस नहीं था कि राजनीति के पैमाने पर एक ध्रुव बना सके, एक नहीं बना सके। लेकिन मुझे याद है कि जब समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया, और वह नारा था, पिछड़े ने है बांधी गांठ, लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बहुत हिम्मत के बाद राजनीति में यह नारा देकर यह खतरा मोल लेने का काम अगर किया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया। यह बहुत बड़ा खतरा था, यह आवाज देना भी खतरनाक था। राजनीति में इसका नफा नुकसान का बगैर ख्याल किया डॉक्टर लोहिया ने कम से कम इतना साहस किया कि वह 60 तक पहुंचाया, 60 तक डिमांड किया। और बाद में हमें याद है, आपको याद है कि मान्यवर कांशीराम जी ने पार्टी की संरचना किया, बहुजन समाज पार्टी का, और उसमें कहा कि बहुजन की इतनी संख्या है, सत्ता हमारी होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने फैसला किया था, पार्टी में फैसला किया था कि हमारी पार्टी में दूसरे की जगह नहीं है, बल्कि वंचित, शोषित, पिछड़े जो लोग हैं वही समाज के सिपाही होंगे, वही लोकतंत्र के रक्षक होंगे, और तभी सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। एक बड़ी जोखिम कांशीराम जी ने लिया था, और एक आवाज देश में चली थी, और लगा था कि राजनीति पर ध्रुवीकरण हो सकेगा, और राजनीति जिसे सत्ता कहते हैं वह पिछड़े दलित मिलकर के उस पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में इसमें तरक्की हुई, बातें भी आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी जो इसका नेतृत्व था और बाकी लोगों का नेतृत्व था, सत्ता के लोभ में मिक्स इकोनॉमी की तरह, मिलीजुली पूंजी की तरह पूरे समाज को मिला करके सत्ता पर काबिज होने का, किसी तरह से सत्ता पर बने रहे, इस लिहाज से आगे बढ़े। और परिणाम में हुआ कि एक असली लड़ाई राजनीति पर कब्जा करने की थी, वह पीछे छूट गई। हमको यह भी याद है, और हम सोचते हैं, और जब कभी हम पढ़ते थे तो लोग, और डॉक्टर लोहिया ने खुद लिखा कि
पिछड़े, दलित और जो ये लोग शोषित हैं में और उनको एक करने में बहुत सारे हैं, क्योंकि इतनी जातियां हैं, इतने भाग में विभक्त हैं, सबको एकत्र करना, सबकी भावनाओं को लेकर के चलना बड़ा मुश्किल काम होगा। और यह काम तब हो सकता है, उन्होंने कास्ट सिस्टम में लिखा है और उसमें उन्होंने बंटवारा भी किया, कहा कि इन पिछड़ी जातियों में भी कुछ ऐसी जातियां हैं, मिडिल कास्ट की जातियां, जैसे कि जादव हुए, कुशवाहा हुए, कुर्मी हुए, ये कुछ शक्तिशाली हैं, जादवों की संख्या भी के हिसाब से भी अधिक है। तो पिछड़े आंदोलन में और पिछड़ों की एकता में इसको कोई रोक नहीं सकता। एक समय आएगा कि जब पिछड़े राजनीति पर कब्जा होंगे, सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन उन्होंने एक सावधान किया, और वह सावधान यह किया, उन्होंने कहा कि मित्रों, एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर सत्ता पिछड़े के हाथ में कहीं ना कहीं छोटी बड़ी आती होगी, तो उसको अगर किसी जाति के नाम पर आती है और जो पिछड़े में जो मजबूत जाति है वह उसके ऊपर शीर्ष पर आती है, तो उसको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। किस बात के लिए सावधान होना पड़ेगा? एक बात इसके लिए सावधान होना पड़ेगा कि उसका आचरण सत्ता में आने के बाद ऐसा न हो कि नीचे की जातियां, शोषित वर्ग यह समझने लगे कि पिछड़े का जो भी आचरण है वह अगड़े से अलग नहीं है, वह अगड़े की तरह ही व्यवहार कर रहा है। अगर कहीं न कहीं ये जाति सत्ता में आती है और अगर इस तरह के आचरण होता है, तो पिछड़े दलितों की एकता के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दूसरा सावधानी उन्होंने नीचे वाले को भी दिया, निम्न जाति, नीचे की जाति जिसे हम कहते हैं, उसको भी दिया, शोषितों के लिए दिया। भी ऐसा है कि तुमको अपने में भी भेद नहीं पैदा करना है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन आपको भी यह दिमाग में, यह मानसिकता मान करके चलनी है, और यह मान करके चलनी है कि आप का भी बैतरनी पार करना इन्हीं लोगों के कंधे पर हो सकता है, और यह आप ही के जमात के हैं। ये समन्वय अगर दोनों में होगा, ये समन्वय और मानसिकता दोनों की बनेगी, तो आने वाले दिनों में पिछड़े और जो दलित हैं उनकी यूनिटी, उसकी एकता प्रबल होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ या समन्वय नहीं हुआ, तो यह एकता पुनः अनेकता की तरफ और आपसी द्वंद्व और आपसी विभेद में बंटने का काम करेगी। आज इतने दिनों राजनीति के बाद जो स्थितियां बनी है, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन इन आंदोलनों के बाद, लोगों के संघर्ष के बाद ये सारी चीजें चली, और जब ये सारी चीजें चली तो हम सत्ता के कहीं ना कहीं शीर्ष पर भी आए, प्रदेश में भी आए और कई जगहों पर भी आए, लेकिन नतीजा वही हुआ, खतरा वही हुआ जिस बात का खतरा था, स्थितियां वही बनी जिसको नहीं बनना था। और आज यही स्थिति बन गई है, पिछड़े के अंदर, दलितों के अंदर और जातियों के अंदर एक अपने ही अंदर दुर्भावना पैदा हुई है, अपनी गलती के चलते हुई है, और जो हमारी एकता की जो सबसे बड़ा बाधक है, इस चीज को लोगों के जेहन में डालना होगा, समझाना होगा, बताना होगा, तभी संभव है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता कि अंबेडकर जी ने बहुत ही विरोध के बाद और बड़ी मशक्कत के बाद, उस समय जो कोई खड़ा होने का एहसास नहीं हो सकता था, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था को उन्होंने रखा। और ये भी आप जानते हैं, आज़ादी के बाद 1947 के बाद पिछड़ों के आरक्षण के सवाल को लेकर किस तरह से रद्दी की टोकरी में, कोल्ड स्टोरेज में, ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट दबी रही, दबती चली गई। संवैधानिक व्यवस्था को भी लागू कर नहीं किया जा सकता, जबकि महज पिछड़े और जो लोग दलित हैं, जो लोग शोषित हैं,
इसके लिए आरक्षण एक बूंद के सवाल है, एक बूंद के समान है। ये समस्या का समाधान नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात को भी लोगों ने पहचान नहीं पाया। ऐसे जथा भी स्थितिवाद शक्ति या इस छोटी सी स्थिति को भी अपने अंदर नहीं पचा पाए, वहां तो नहीं पचा पाया। और आगे चलते दिनों में जब आरक्षण की व्यवस्था मंडल कमीशन आयोग आया, इसके बाद में लागू हुआ, और लागू होने के बाद में भी इसमें पेज पर पेज बढ़ते गए। पेज ही नहीं बढ़े, बल्कि देश को दो भागों में खड़ा करने का काम किया गया। एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया गया, लगा कि देश का दो हिस्सा बंटने वाला है, दो वर्ग दोनों पे लड़ने वाले हैं। एक मामूली सी चीज को जो पिछड़ों के मामूली सा हथियार के रूप में दिया गया था, जिसे हम आरक्षण नहीं कहते, जिसे कहते हैं कि विशेष अवसर का सिद्धांत है। चूंकि वह नीचे हैं, दबे हुए हैं, उनको ऊपर ले जाना है, इसलिए थोड़ा सा मौका अवसर दिया गया। इस अवसर को भी लोगों ने इतना विरोध किया, लगा कि इस देश में द्वंद्व हो जाएगा, युद्ध हो गया, लोग जलने लगे। एक अजीब समस्या है इस देश में, और इस बात को लोगों ने भी नहीं समझा। यही नहीं, आरक्षण को लागू करने में भी शासन प्रशासन के तरफ से तरह तरह से नुस्खे जोड़े गए, तरह तरह के नुस्खे जोड़े गए। कभी कहा गया कि जो पिछड़ी जाति का है और उसमें भर दिया तो उसी में होगा, उसका जनरल में नहीं होगा, बहुतों का इसमें होगा, बहुतों में नहीं होगा। और अभी तो एक और बात आ गई नई कि लोगों ने कहा, और अभी सुना भी होगा, देखा भी है भी, कि 10% आरक्षण, 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर सवर्ण को दिया गया, संशोधन किया गया कुछ, और सवर्णों को दिया गया। जबकि संविधान में जाति के आधार पर, शैक्षणिक पिछड़े के आधार पर इसकी व्यवस्था थी, लेकिन आर्थिक व्यवस्था को एक नया जोड़ा गया और कहा गया कि आर्थिक रूप से जो गरीब हैं उनके लिए भी 10% आरक्षण है। ये द्वंद्व चलाया गया, कहा गया कि नहीं, जातीय आधार पर क्या हो सकता है, जो गरीब है, सवर्ण भी है, वह भी शोषित है, हम मानते हैं कि वह गरीब है और वह अमीर नहीं है, उसे भी भूख की ज्वाला है। इस बात को, विभेद को मिटाने के लिए और इस चीज को तर्क को देने के लिए, मुझे याद है समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखा था कि आप कल्पना करो, एक उच्च जाति जो ब्राह्मण का लड़का है गरीब है, और एक ये भी कल्पना करो कि एक हरिजन दलित का लड़का गरीब है, दो है गरीब, और दोनों की आर्थिक माली हालत बिल्कुल खराब है, मान लो, तो भूख दोनों को बराबर सताएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई बंटवारा हो नहीं सकता। जितना भूख उसको परेशान करेगी, उतनी ही भूख दलित को भी परेशान करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सामाजिक व्यवस्था में जो मन स्थिति है, दलित का दलित जैसा होगा। अगर वह भिक्षा भी मांगने जाएगा तो दर से दरवाजे पर जाएगा, या कहने में हिचकेगा कि वह दलित है, वह हरिजन का है, और एक ब्राह्मण बड़ा गर्व के साथ कहेगा कि दान दो और हम भिक्षा लेने के अधिकारी हैं, ऐसा लगता है। कहने का मतलब कि इन दोनों व्यवस्थाओं में एक जो गरीब है हरिजन का, उसका तन भी कटता है और मन भी कटता है। दूसरे सवर्ण जो गरीब है, उसका तन कटता है लेकिन मन उसका ऊपर है, सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी ऊपर है। तो ये जो जातीय और शैक्षणिक आधार पर और विशेष अवसर की बात करी गई थी, वो उसके लिए करी गई थी जिसका तन और मन दोनों कटता है, और दोनों कटने वाले के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके विवाद के स्वरूप में ये 10% जो है आरक्षण सवर्णों को दिए गए, सवर्ण को आरक्षण दिए गए। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी उठता है, आपके भी मन में उठना चाहिए, ये चर्चा भी होनी चाहिए। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब जातीय आधार पर और शैक्षणिक पिछड़े आधार पर जो बंटवारा करके आरक्षण दिए गए, लेकिन जब आरक्षण का 10% आधार आर्थिक आधार बनाया गया, तो इसका बंटवारा तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और वह आधार सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं बल्कि तमाम इस हिंदुस्तान के लोगों के लिए रहना चाहिए। नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ।
सवर्णों के आरक्षण क्यों नहीं? जब आर्थिक ही आधार है तो इस आधार पर चाहे जिसको पहले से आरक्षण किसी जाति आधार पर मिलता हो या नहीं मिलता हो, या मिलता भी हो, उसको भी इस दायरे में आना चाहिए था, उस समूह के दायरे में आना चाहिए था। एक दूसरे आधार पर आरक्षण लेने वाले को आर्थिक आधार पर आरक्षण से अलग करने के बाद फिर आर्थिक आधार का आरक्षण का मतलब क्या हुआ? ये सीधा पक्षपात है, ये सीधी स्थिति है। इसलिए मैं मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं इस देश में व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता को बदलना जरूरी है, राजनीति हैसियत पर कब्जा करना जरूरी है और नीतियों को बदलना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये छोटे मोटे आंदोलन होंगे, चलते रहेंगे, कुछ न कुछ उपकार के रूप में मिलता रहेगा, कुछ न कुछ संघर्ष के रूप में भी मिलता रहेगा, लेकिन स्थितियां ज्यों की त्यों रहेगी। आज जो पूरे स्थितियां हैं, हमारे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे सामने जो आज वर्तमान में पेच हैं और जो चीजें हैं, मैं तो बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के साथियों का, जो लोग इस आंदोलन को और लोगों को बुलंद करने के लिए इस तरह का मुहिम चलाए हैं, और जो लोग इसमें जुटते हैं या जुटने वाले हैं, सबको मैं सलाम भी करता हूं और सबको अभिवादन भी करता हूं। देश की स्थितियां अजीब है मेरे मित्रों। तो इन सारे सवालों को लेकर एक बात आपके मन में आनी चाहिए कि ये जनगणना के आधार पर भी था, कि जनगणना के आधार पर ही परसेंटेज भी तय किया गया था, लेकिन 1931 के बाद में जातीय जनगणना का कोई प्रावधान भी नहीं किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को, इन समान अवसर के आधार पर विशेष अवसर देने की जो बात थी, उस आधार पर जगह जगह रोड़े अटकाए गए, जगह जगह बैरियर खड़े किए गए और किए जाते भी रहे हैं। अभी भी बहाली में, नौकरी की बहाली में भी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा एक चीज अभी जो सामने आ रहा है और आने वाला है, वह है यह कि सरकारी नौकरियों को खत्म करना और निजीकरण को प्रोत्साहित कर देना। निजीकरण को प्रोत्साहित करना तो एक तो आर्थिक व्यवस्था में पूंजी उनके पास जाएगी, और दूसरी चीजें हैं कि निजीकरण में व्यवस्था नहीं रहेगी, आरक्षण की नौकरी नहीं रहेगी, तो फिर आरक्षण की व्यवस्था भी निरर्थक हो जाएगी। एक बड़ी चाल, एक बड़ी स्थिति, नीतियों में बदलाव का सिलसिला जो चल रहा है, इस तरह से स्थिति में है। तो जब तक नीतियां नहीं बदलती तब तक नतीजे नहीं बदलते, और जब नतीजे नहीं बदलते तो परिणाम जो होता है वही होता है। एक भोजपुरी में किसी ने लिखा था, मेरे को याद आ रहा, उसने लिखा भी समाजवाद जो है हमारे संविधान का अंग हो सकता है, संविधान की मर्यादा हो सकती है, संविधान का संदेश हो सकता है, लेकिन व्यंग्य में लिखा कि भाई समाजवाद घबराइए मत, समाजवाद धीरे धीरे आई, समाजवाद धीरे धीरे आई, गांधी से आई, समाधि से आई और अंबानी के घर में लुकाई, समाजवाद धीरे धीरे आई। यानी नीतियां ऐसी ही है कि भले नाम जो लिया जाए, जो भी किया जाए, नतीजे वैसे ही लोगों के पास जाएंगे जो यथा स्थितिवाद के पोषक हैं। इसलिए नीतियों को बदलने के लिए सरकार को बदलना, सत्ता को बदलना, राजनीति पर कब्जा करना, ये मुख्य बिंदु होना ही चाहिए हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, दलितों को, जो वंचित हैं, सदियों से वंचित हैं और जो अभी भी उनको वंचित रहने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मित्रों, ये स्थितियां हैं और देश की विषम स्थिति है, देश का हालात है। आज जो कुछ भी है, सचमुच कहें तो एक तरह तरह की स्थितियां बनती है। सारी संस्थाएं पर सरकार के अंकुश होती जा रहे हैं, सरकार निरंकुश होती जा रही है। लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं, लोकतंत्र, वह लोकतंत्र नहीं है बल्कि तंत्र लोक हो गया है। लोक पीछे है, तंत्र ऊपर हो गया है। जो कि लोक ऊपर रहना चाहिए, तंत्र नीचे रहना चाहिए, लेकिन स्थितियां यह नहीं है। इसलिए किसी ने कहा, और मुझे याद आ रहा है, किस व्यथा को सुनाऊं, इस देश की किस स्थिति को बताऊं और किसके सामने कहूं, कैसे कहूं, जो नंगी आंखों से दिखाई देता है। और उसने कहा कि देश की हालत सुनाने लगेंगे
देश की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। देश की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और भीड़ में खो गई इंसानियत अगर तो खोजने में सारे जमाने लगेंगे। एक स्थिति यह बन रही है इस देश में, और इस देश में जो स्थिति बन रही है उसके पीछे की यही कहानी है और ये बन रहा है। अब इसको कैसे किया जाए? हम तो समझ रहे हैं कि जो आरक्षण पर खतरे हैं, दूसरे पर खतरे हैं, इस खतरे की लड़ाई लड़ना तो जरूरी है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन अभी जो मौलिक प्रश्न हमारे सामने है समस्या के समाधान के रूप में, तो हम ये समझते हैं कि सबसे अधिक खतरा अभी जो है वह है लोकतंत्र पर खतरा है, और दूसरा खतरा है संविधान पर खतरा है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा और लोकतंत्र की स्थिति नहीं बनी रहेगी तो फिर आपका, हमारे और ऐसे लोगों को जो पिछड़े हुए लड़ाई लड़ते हैं उनका हथियार ही खत्म हो जाएगा। और उस हथियार को खत्म करने का काम धीरे धीरे किया जा रहा है अभी के राज्य में और अभी के शासन में। और अभी जो सरकार हुकूमत हमारे देश में है उसको अगर आप बारीकी से देखें तो एक स्थिति बहुत साफ नजर आ रही है। हम नहीं समझते कि पहले की सरकार जो कांग्रेसी हुकूमत थी वह बहुत ही आपके प्रति और हमारे प्रति या पिछड़ों जो नागरिक प्रति है उनके प्रति बड़ी वफादार थी। लेकिन एक बात आप समझिए, इस देश में जब भी लोकतंत्र पर खतरे आए और तानाशाही बढ़ी, इमरजेंसी आई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाया तो इमरजेंसी में लगा देश को, और संदेश भी चारों तरफ गया। जो जानता था, जो पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था, उसके दिमाग में आया ये लोकतंत्र खतरा है, लोकतंत्र की गर्दन कट रही है, गर्दन पर हमला है, वो तलवार गर्दन पर चल गई है। सब सचेत हुए और जो देखे चुनाव हुआ, सत्ता बदली, आंदोलन हुए और सत्ता बदली। लेकिन आज जो लोकतंत्र पर हमले हुए हैं वो इमरजेंसी की तरह नहीं हो रहे हैं। उसका तौर तरीका अलग है। उसका तौर तरीका यह अलग है कि कभी उंगली काटी जा रही है, कभी पैर काटा जा रहा है, कभी हाथ काटा जा रहा है, कभी दायां हाथ काटा जा रहा है, कभी कान काटा जा रहा है, कभी नाक काटा जा रहा है, गर्दन बाकी है। और लोग समझते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है। ये लोकतंत्र का जिंदा का परेशान नहीं है। ये बड़ी बारीकी से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, संस्थाओं पर कैप्चर करने का काम किया जा रहा है, और सारी चीजों को एक मुट्ठी में एकत्र करने का काम किया जाता है। तानाशाही प्रवृत्ति इसी को कहते हैं, और तानाशाही प्रवृत्ति और तानाशाही इसी तरह से आता है। इसलिए एक बहुत बड़ा खतरा आज इस लोकतंत्र पर है, और इसलिए पिछड़े लोगों का, दलित लोगों का, शोषित लोगों का, जिसकी आबादी इस देश में इतनी है, अपने अधिकारों के लड़ना एक अलग बात है, लड़ना है। लेकिन एक बात है कि सबसे मौलिक लड़ाई जो है, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो लोकतंत्र की मौलिक लड़ाई को भी अपना मन मानना होगा, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा रहेगा तभी हम उस लड़ाई को लड़ सकते हैं, नहीं तो फिर हमको कोई हथियार ही दे रहेगा। इसलिए मेरे मित्रों, लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ा जरूरी है। ये एक मौलिक रूप से हमको आपको समझने की जरूरत है। मैं एक बात आपसे कहूँ, एक बात आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति है हमारे देश में, दूसरा संविधान को बचाने की बात। और एक बात आपको कहूँ, इस देश में कितने नारे चले हैं। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, सत्ता आ गई उसकी गरीबी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। खेत तरस रहे हैं, नौजवान बेकार पड़े हैं बेकार, और खेत भी पानी के लिए तरस रहे हैं। आप जानते हैं, नहीं हो पाया, चला नारा। अभी तो हमारी जो सरकार है, हुकूमत सिर्फ नारे पर चलती है। एक नारे के बाद में दूसरे नारे कढ़े जाते हैं, फिर दूसरे को हाशिए में फेंक दिए जाते हैं। अब पहले हिंदी में भी नारा चलता था, अब अंग्रेजी में भी चलने लगा, फिट इंडिया चलने लगा, मेक इन इंडिया चलने लगा, क्या क्या नहीं चलने लगा। और एक बात को समझते हुए आज के प्रधानमंत्री को मैं सुन रहा था, देख रहा था, उन्होंने एक नारा लगाया जो पहले शास्त्री जी ने लगाया था। शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, एक नारा था।
ठीक है, जवान देश की रक्षा करता है और किसान देश के अंदर रहने के लिए अन्नदाता है, उसके जीवन को बाहर होता है। जय जवान जय किसान, मोदी जी ने उस पर जोर दिया, उसको विकसित किया नारों में, कि लोग समझे कि हम बड़ा नारेदार हैं, बड़ा पहरेदार हैं। और उन्होंने लगाया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री से कि अगर इस दो नारे जोड़े हो तो अगर एक नारा इसमें और जोड़ देना, तब मैं मानूंगा कि तुमने अच्छा काम किया है। उसमें कह दो कि जय किसान जय नौजवान, जय किसान जय नौजवान, जय विज्ञान जय अनुसंधान और जय संविधान। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये संविधान के हत्यारे हैं लोग, ये संविधान की मर्यादा के हत्यारे हैं। ये कहने का साहस नहीं हो सकता। जय संविधान कह कर करके सिर्फ नारे लगा दो तो मैं समझू कुछ कर रहे हो, और उसको हम पकड़ना चाहते हैं। हम तो जय संविधान का नारा लगाना चाहते हैं, हम तो जय संविधान को कारगर बनाना चाहते हैं, हम तो संविधान को धरातल पर उतारना चाहते हैं, हम तो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे मन में पाप है, यह पाप है, और यथास्थिति बात को तुम जिंदा रखने का काम करते हो। तो सवाल यह है कि मेरे मित्रों, एक बात और कहूं, और कभी बात होगी कि बहुत सारी बातें कहूंगा। मैंने कोई आंकड़े नहीं दिए और मैंने कोई स्थिति नहीं दिया, लेकिन मैं वस्तु स्थिति का विश्लेषण किया है, देश की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया है। हम पिछले दलितों की समस्याएं जो कुछ बनी है और जिसको जिस तरह से उपेक्षित हुए हैं उसकी व्याख्या हमने किया है, और उस चीज पर आपका ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। बाकी जो चीजें हैं वह तो किताबें में भी है और सब भी है, और जगह हम पढ़ करके भी जान सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं और कहता हूं कि किस तरह शुरू से लेके अब तक पिछड़े को पिछड़े, दलित को दलित, उपेक्षित को उपेक्षित, शोषित को शोषित अपनी जगह खड़ा करने का काम किया गया। आगे बढ़ने पर उसको रुकावटें पैदा की गई, इस तरह की स्थिति बनी। और आज जो है स्थिति बनी है, कोहराम है। और देख ही रहे हैं कि कोरोना का भी जंग है। अब कोरोना के नाम पर इस तरह की स्थिति है, और देश को कहां से कहां ले जा रहा है, कहां से कहां ले जाने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए, जरा सा आप सोचिए कि देश को कहां से कहां ले जाने का काम किया जा रहा है। रोग भी राजनीति हो गई, योग भी राजनीति हो गई, और राजनीति तो भोग में लिप्त है ही। ये सारी चीजें जो है समेट करके एक तरह की गलत राजनीति को जो प्रश्रय देकर करके हम जो कहें वही है। जो प्रधान कहता है समझो कि वह राष्ट्र प्रेमी है, जो नहीं कहता वो राष्ट्रद्रोही है। बहुत लोग इसलिए राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में कैद हैं, जेल में हैं, बंद हैं, इसलिए कि राजा की बात को, प्रधान की बात को नहीं मानते। वही असली देश प्रेमी है, और उसकी बात को मानना। एक लिखा बड़ा व्यंग गोरख पांडे ने, बहुत छोटी बात में, छोटी छोटी बात, इतनी बात जो समझिएगा तो लगता है कि क्या उन्होंने लिखा। कहा कि राजा ने कहा कि रात है, राजा ने कहा कि रात है, रानी भी बोली रात है। राजा ने कहा कि रात है, रानी भी बोली कि रात है। मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। अरे भाई, यह तो सुबह सुबह की बात है। सोचिए ये कैसी बात है। और जिस प्रधान के कहने पर और कोरोना को हटाने के लिए थाली बजने लगे, बिजली बुझा करके मोमबत्ती जलने लगे, और लोग ताली पीटने लगे और कोरोना भगाने लगे, उससे लड़ाई लड़ने लगे, इससे बढ़ करके अंधविश्वास और तानाशाही प्रवृत्ति का क्या नतीजा हो सकता है। ये हमारी ये चैलेंज है, और हमारे लिए इस चुनौती को भी समझना होगा कि देश को किस स्थिति में ले जाने का काम किया जा रहा है। तो सरकार कैसे चल रही है? सरकार जो चल रही है, हमारे यहाँ जो चल रही है सरकार, और लगता है कि किस तरह चल रही है। अभी तो चल रहा है, अभी मंदिर बनेंगे, राम मंदिर बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, और किस तरह से होगी, कितना चांदी के टुकड़े, कितने सोने के टुकड़े, कितने उसमें डाले जाएंगे पता नहीं है। लेकिन सरकार के बारे में भी एक व्यंग है, और किसी ने कहा, लिखा कि एक मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा,
एक मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा कि आज हम कार चलाएंगे। एक मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा कि आज हम कार चलाएंगे। ड्राइवर ने कहा, सर आप कार चलाएंगे तो हम उतर जाएंगे। उसने कहा, कैसा क्यों? कहा कि इसलिए सर कि अगर आप कार चलाएंगे तो डर से हमारी आत्मा कांप जाएगी। अरे कार है, सरकार नहीं जो राम भरोसे चल जाएगी। सवाल है कि इस देश की सरकारें जो है राम भरोसे ही चल रही है, कोई मतलब नहीं लग रहा है। और हम भी ट्रेडिशनल हैं, इस तरह से सत्ता में है कि सत्ता में आ जाएं और सत्ता पर आने के सत्ता के कर्तव्यों को भूल जाएं। कि स्थितियां चल रही है और इस तरह की स्थिति चल रही है। ऐसी स्थिति मेरे मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं और इस संदेश के साथ यह बात समाप्त भी करना चाहता हूं। ये कहना चाहता हूं कि हम पिछड़े जो हैं, दलित हैं, शोषित हैं, ये समझना चाहिए कि हमारी एक जमात है, हमारी एक जमात है। भले हमें कई हिस्सों में बांट दिया गया है, अगर इसी तरह से हिस्से में बांटता गया और इसी में छोटे छोटे हिस्से में बांटता गया और छोटे छोटे हिस्सों के बीच में विवाद पैदा होता गया, इन बीचों में नफरत पैदा होता गया, तो एक व्यापक गुलबंदी जो दलितों की है, पिछड़ों की है, जो शोषितों की, जो वंचितों की है, वो वंचित हो जाएगा, वह हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इस बात को कहना चाहिए, बताना चाहिए कि हम एक जमात के हैं और यह हमारी जमात, पूरी जमात को रक्षा के लिए हमारी संख्या भी है और हमारी ताकत भी है। इस ताकत को एकत्र करना है और इसीलिए आपको अंबेडकर जी ने कहा था, संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, एक हो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। ये तीन चीजों को मंत्र के रूप में अपने अंदर रखना है और साथ ही साथ यह भी महसूस करना है कि जाते जितने पिछड़े समाज हैं, ये सब जो है एक जमात है, इनमें दरार पैदा नहीं किया जा सकता और दरार पैदा करने का काम यथास्थिति बात करती है और उसी का फायदा भी उठाती है। लेकिन यह काम कैसे होगा, यह कैसे होगा, यह समझ कैसे विकसित होगी? मूर्ति बनाने से नहीं हो सकता। मूर्तियां तो हैं इस देश में महापुरुषों की, कभी कभी तो हम देखते हैं कि इसमें भी कंपटीशन हो जाता है, कौन सा कंपटीशन? अभी पटेल साहब की मूर्ति बनाइए, कहा गया कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, यानी जितनी मूर्ति ऊंची बन जाए वही सबसे ऊंचा। अरे मूर्तियों को ऊंचा बनने से क्या मतलब होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व की गहराई का पता करो और व्यक्ति की व्यक्तित्व की गहराई है वही उसकी असली सच्चाई है। इस सच्चाई को पता करने का बात करो। हम अंबेडकर की मूर्ति छोटी बनाए या नाटी बनाए, नहीं बनाए, लेकिन अंबेडकर के व्यक्तित्व और गहराई को आप नहीं नाप सकते हो। डॉक्टर लोहिया जिन्होंने समाजवाद के लिए संघर्ष किया, उसकी मूर्ति बनाओ या छोटी बनाओ, उसकी गहराई को आप नहीं नाप सकते हो। लेकिन ये चलता है, स्थितियां चलती है, दिखावटीपना चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, एक छोटी सी कविता जो मैंने लिखा है, एक संदेश के माध्यम से है, उसको कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो मूर्तियां दिखाई देती हैं, भले इस पर माले लगाते हैं, हम तो ये देख रहे हैं, ये लोग यथास्थितिवाद लोग दिखावे में अंबेडकर को माला पहना रहे हैं। अभी पहले नहीं पहनाते थे, लेकिन अब माला लगा रहे हैं। लेकिन अंबेडकर के समर्थकों को, अंबेडकर जिस चीज के लिए लड़े थे, उन लोगों को गला काटने का काम करते हैं। मूर्ति पर माला लगाते हैं, लोगों का गला काटते हैं। ये एक अजीब बात है और इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए हमने लिखा कि एक मूर्ति जो चौक चौराहे पर खड़ी दिखती है, ये हमारे महापुरुषों की मूर्ति है। भगत सिंह की मूर्ति हो, अंबेडकर जी की मूर्ति हो, पटेल की मूर्ति हो, डॉक्टर लोहिया की मूर्ति हो, गांधी की मूर्ति हो, चाहे जो भी हो, एक संदेश देती है। और हम क्या हैं और हम कहाँ खड़े हैं, ये सवाल आपके मन में होना चाहिए। हमने जो देखा, हमने जो स्थिति समझा, अपने को आंका, सब लोगों को देखा और देखने के बाद मैं ऐसा महसूस किया और उस महसूस को लिखने में 2-4 पंक्तियों में मैंने लिखा क्या कि एक मूर्ति जो चौक चौराहे पर खड़ी दिखती है,
एक मूर्ति जो चौक चौराहे पर खड़ी दिखती है वो हमें देखती है और हम पर हंसती है। एक मूर्ति जो चौक चौराहे पर खड़ी है दिखती है वो हमें देखती है और हम पर हंसती है, हम नहीं देख पाते। वो बोलती नहीं, इशारा करती है। वो बोलती नहीं, इशारा करती है इतिहास के पन्नों पर। वो बोलती नहीं, इशारा करती है इतिहास के पन्नों पर, असर नहीं डाल पाती हमारे मनों पर। एक रस्सी घिसती है, पिसती है, टूटती है, लकीर कर जाती है पत्थर पर। हम भी जुटते हैं, बिखरते हैं, टूटते हैं, असर नहीं डाल पाते काल पत्थर पर, क्योंकि हम तो मोम के बने हैं। क्योंकि हम तो मोम के बने हैं। पिघलते हैं फिर जम जाते हैं, चलते हैं फिर थम जाते हैं। नाटक कई बार करते हैं, कई बार करते हैं, अपने से कुछ हो जाता इसी का इंतजार करते हैं। मित्रों, इस बात को दिमाग से निकालना है। कोई फरिश्ता नहीं आता, अपने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, संघर्ष से करने से होता है, लड़ने से होता है, प्रयास से होता है। हमारे आप से ही अम्बेडकर पैदा होते हैं, हमारे आपके बीच से भी भगत सिंह पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फरिश्ता आ जाए और एकाएक इस मुसीबत को पार लगा दे। लेकिन मैं एक जानता हूं, एक मंत्र आपकी एकता, आपको शिक्षित होना और आपका संघर्ष इस बुनियादी सवाल का हल निकाल सकता है। और आज स्थितियां विपरीत है, पूरी स्थितियां विपरीत है, लेकिन विपरीत स्थितियां ही अच्छे अवसर को जन्म देती है। और एक अवसर है इस विपरीत स्थितियों को अच्छे अवसर में बदलने का, संघर्ष करने का और आपसी एकता को बनाकर इस पूरी लड़ाई को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, साथ ही साथ अपने हक और हकूक की रक्षा के लिए एक बंद होकर, एक गोल बनकर अगर खड़े हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये पानी की तरफ बह जाएंगे, ये पानी की तरफ बह जाएंगे। ये सवाल है और ये प्रश्न है, ये स्थितियां है, यह संदेश है, ये लोगों के बीच में जाना चाहिए। और हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आज आपने मौका दिया हमको भी कुछ कहने का। जब भी मौका हम कुछ कहेंगे भी, कहते रहते भी हैं। और इन चंद शब्दों के सामने जो आप साथी सुन रहे हैं या जो साथी ऐसे चीजों में एकता करने के लिए कहीं भी लगे हैं या हमारे साथ अभी नहीं